Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. In this video series of Indian polity, we have been discussing M. Lakshmikant और उसमें इंडियन पॉलिटी के हम शुरुआत से पूरा स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने इन द प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए था और उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम आज का सेशन भी कंटिन्यू करेंगे कि भैया हुआ क्या था जब ब्रिटिशर्स 1600 में आए एज अ ट्रेडर और 150 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो हम पे राज करने लग गए। ये हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्टर एक्ट्स बनाए फ्रॉम 1773 से 1833 तक डिफरेंट डिफरेंट चार्टर एक्ट बनाए ताकि उनकी पकड़ हम पे ज्यादा मजबूत हो और हमारा जो रूल करने की कैपेसिटी थी या हमारा जो था वो खाली होता जाए और हम उनकी पूरी तरह से एनस्लेव हो जाए। तो आज का वीडियो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले वीडियो से जहां से हमने स्टॉप किया था और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का टॉपिक है क्राउन रूल। क्राउन रूल यानी कब से स्टार्ट हुआ था? 1858 से 1947 तक, जब तक हम आजाद हुए तब तक क्राउन रूल था। अब क्राउन रूल का इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहा जाता है। अब ये इसको करने की जरूरत क्या पड़ी? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारी पावर थी, फिर पावर शिफ्ट क्यों करनी पड़ी ये इसमें हम समझते हैं। This significant act was enacted in the wake of revolt of 1857। रिवोल्ट हुआ था, एक सिपॉय म्यूटिनी जिसे कहा जाता है, वो हुआ था 1857 में। यानी कि जब लास्ट चार्टर 1833 बना उसके बाद उन लोगों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर एक रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट के बाद इन लोग घबरा गए और बोले कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे थोड़ा चेंजेस आ पाए। तो ये सिपॉय म्यूटिनी की वजह से उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। द एक्ट फिर ये क्राउन रूल वाला एक्ट बनाया, द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। अब जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके हाथ में ये सारी की सारी पावर दे दी गई कि भैया अब आप इंडिया को संभालो और कोई भी काम होगा भी तो वो आपकी छत्र छाया में ही होगा, आपकी परमिशन से ही होगा, इंडिया का गवर्नेंस भी आपकी परमिशन से चलेगा। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया इसके फीचर्स देख लेते हैं पहले। तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलोज। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। मतलब इंडिया को अब कौन गवर्न करेगा? महारानी गवर्न करेगी। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो मतलब जो पहले एक पोजीशन थी गवर्नर जनरल की उसको बदल के इन्होंने वाइसरॉय कर दिया। ही वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। यानी कि वाइसरॉय जो था वो सीधा सीधा आंसरेबल था, रानी महारानी को अपनी जवाबदेही देता कि भैया महारानी इंडिया में ये चल रहा है। वो ऐसा वाइसरॉय सबसे पहला कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने। दस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors। अब एक पहले पिछले हमने पिछले वीडियोस में देखा कि दो बोर्ड्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो दो मिलके आपस में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही अबॉलिश हुई इन लोगों ने इन दोनों बोर्ड्स को यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को अबॉलिश कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को ही अबॉलिश कर दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उसकी जगह एक नया ऑफिस बना दिया गया सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके ऊपर पूरी जवाबदेही दे दी गई कि भैया तुम अथोराइज करो और कंट्रोल करो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अब क्या था कैच इसमें कि जो सेक्रेटरी था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था एंड वो रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जवाब देता, जवाब में लेने के लिए वहां पे खड़ी थी राज महारानी। तो ऐसे उन्होंने एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया कि भैया तुम जवाब दो कि इंडिया में चल क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब सेक्रेटरी काम कैसे करे उसके लिए एक स्टेट इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए काउंसिल बनाया गया जो कि एक कॉर्पोरेट बॉडी थी, जो जो केस कर भी सकती थी और जिसके ऊपर केस हो भी सकता था। एक कॉर्पोरेट बॉडी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है। इट इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उन्होंने 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया जो असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को, ठीक है।
और द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी 15 मेंबर की काउंसिल, और द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई उन लोगों ने, काउंसिल बनाया गया 15 मेंबर का, और उसका हेड कौन बना? हेड बने अपने सेक्रेटरी साहब, ठीक है। और उनके नीचे थे ये लोग, बाकी के 14 लोग, ठीक है, वो चेयरमैन बने, सेक्रेटरी। फिर उसके बाद था द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाए और सारे के सारों को क्राउन रूल के अंडर लेके आया जाए। तो इसमें ऐसे कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे, बस उन्होंने एक वॉइसरॉय बना दिया, और वॉइसरॉय बना के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चेयरमैन बना दिया गया काउंसिल का, और वो काउंसिल मिलके सारे के सारे रिपोर्ट करते थे रानी साहिबा को कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट काम था कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लेके महारानी के हाथ में दे दिया जाए। तो ये था हमारा क्राउन रूल का 1858 में, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया का किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशरों को लगा कि भैया इंडियंस के सपोर्ट के बिना तो नहीं होगा, ये अंदर अंदर यलगार हो कर लिया इन लोगों ने, तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कोऑपरेशन रेज करने के लिए क्या किया? इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वेर इनेक्टेड। उन्होंने 3 एक्ट इनेक्ट किए जो इंडियन काउंसिल्स के थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो कौन कौन से एक्ट थे? 1861, 92, 1892 एंड 1909, ठीक है। इनमें से आज हम 2 एक्ट्स डिस्कस करेंगे, 1909 वाला हम कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, फिर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1860, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है खैर। तो इनके बारे में आइए डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। The features of this act were as follows. It made a beginning of representative institution by associating Indians with lawmaking process. It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official member of this expanded council. अब इन लोगों को जैसे ही नीड समझ में आई कि भैया हमें इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो क्या किया उन लोगों ने? एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, और वॉइसरॉय को वो दिया, एक चांस दिया कि भैया आप थोड़े सम इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इस काउंसिल में अपॉइंट कीजिए। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो तब के वॉइसरॉय थे, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को कि भैया तुम आओ काउंसिल में भाग लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। कौन कौन थे वो 3 लोग? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये तीनों को हमने बुलाया कि भैया आओ तुम काउंसिल में आओ, और हम लोग बैठ के, तुम नॉन ऑफिशियल मेंबर रहोगे और हम बैठ के पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, इंडिया को रन करने की। और क्या किया इन्होंने? इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब इससे पहले वाले जो चार्टर्स थे 1773 से 1833 के में, जो वो पावर छीनते जा रहे थे और सेंट्रलाइज करते जा रहे थे सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, अब उन्होंने वो डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया। Reversed the centralizing tendency that started from Regulating Act 1773 and reached its climax under 1833 का charter में। This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1933। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की वजह से 1937 आते आते सबको इंटरनली अपने डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी मिल चुकी थी, राज्यों को, सबको, ठीक है। इसके बाद और क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, which were established in 1862, 1868 and 1897 respectively। इन लोगों ने प्रोवाइड किया कि भैया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना लिया जाए बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में, जो कि धीरे धीरे बनते गए 1862, 1866 और 1897 में, ठीक है। इसके बाद आती है बात कि इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल।
तो उन्होंने वाइसरॉय को और एम्पावर किया, वो तो हर बार ही कर रहे थे अपने लोगों को एम्पावर, भैया तुम और कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए रूल्स बनाओ। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, अब पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब सबको एलोकेट कर दिया, तुम ये वाला फाइनेंस, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालो, तुमको ये वाला डिपार्टमेंट कमर्शियल संभालो, तुम ये संभालो। सबको अपना अपना एक रीजन दे दिया कि उनके पास जो 15 मेंबर्स थे काउंसिल में, उन लोगों को एक एक को असाइंड अथॉरिटी दे दी कि इस जगह के सारे आधिकारिक राइट्स तुम्हारे पास हैं, तुम डिसीजंस लो, बाद में हमें रिपोर्ट कर देना। तो under this, a member of the Viceroy's Council was made in charge for one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department. तो उनको ऑटोनॉमी मिल गई कि भैया तुम इन इन पर्टिकुलर मैटर्स में, इन पोर्टफोलियो में अपने अपने हिसाब से डिसीजन लो, और बाद में पूरी की पूरी गवर्नमेंट के बिहाफ पे तुम फाइनल ऑर्डर भी पेश कर सकते हो। It empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative councils. During an emergency, the life of such an ordinance was 6 months. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल काम नहीं कर रहा होता तो वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि तुम उस समय पे ऑर्डिनेंस लाके कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो और उसको एप्लीकेशन में ला सकते हो, और ऐसे ऑर्डिनेंस की लाइफ होगी 6 मंथ की। तो ये भी हमारे इस वाले 1862 के एक्ट में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए? द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलोज। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी इंडियंस, जो इंडियंस थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनके नंबर बढ़ाया गया कि भैया मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। मतलब वो हमेशा मेजोरिटी में रहे पर इंडियंस को भी और इंक्लूड किया गया अपने काउंसिल्स में डिस्कशंस करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive। और इन्होंने इंक्रीज किया फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, और उनको पावर दी कि बजट भी डिस्कस करो और उसके लगते क्वेश्चंस को भी आंसर करो। उसके बाद इन्होंने क्या किया? It provided the nomination of some non-official member of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce। नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर ली कि भैया तुम बताओ तुम्हारे को कौन आदमी चाहिए, तुम्हारे को कौन आदमी है। इस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वाइसरॉय के द्वारा एक रिकमेंडेशन वाले प्रोसीजर को स्टार्ट किया कि भैया हाँ, हम यहाँ पे से नॉमिनेट करके लोगों को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियंस थे उन लोगों को रिकमेंड करके लेके आएंगे। दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चेंबर्स। और इन सब चीजों के लिए भी उन लोगों ने नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट की कि भैया हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐसे ऐसे इस प्रक्रिया से इंक्लूड करेंगे कि भैया काउंसिल में कौन कौन आएगा कि रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रिकमेंडेशन पे, म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ वहाँ जहाँ पे जिसका जो अच्छा लगेगा कि भैया जो अच्छा काम कर रहा है उन लोगों को रिकमेंडेट करके, नॉमिनेट करके अंदर लेंगे। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats in the सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट ने ये भी किया कि भैया कुछ खाली जगहों को नॉन ऑफिशियल्स, यानी जो इंडियन कैंडिडेट थे, उनकी सीट्स को भरने के लिए इन्होंने एक टाइप से इलेक्शंस भी करवाने स्टार्ट किए कि भैया आपको क्या लगता है, मतलब सहमति लेके सबके कि भैया किसको इंक्लूड किया जाए इस प्रोसेस में। However, it was not used in the act, मतलब इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया था कि हम इलेक्ट कर रहे हैं। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो उन बॉडीज की रिकमेंडेशन पे जब किसी को इंक्लूड किया जाता था, हालांकि उसको इलेक्शन नहीं बोला जाता था बट उसको नॉमिनेशन प्रोसेस ही बोला जाता था। तो इससे और इंक्लूजन बढ़ा हमारे इंडियंस का गवर्नमेंट के गवर्नेंस में। ठीक है, ये था अब तक का अपने दो एक्ट 1862 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 और 92 और क्राउन रूल के बारे में। आज हमने डिस्कस किया क्राउन रूल जो आया ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमोलिश करके, अबॉलिश करके वो खत्म हुई और क्राउन रूल स्टार्ट हुआ जिसमें हर मेजेस्टी के पास सारी पावर्स थी और उनको ही उन्होंने एक वॉइसरॉय बनाया जो उन्हीं के लिए आंसरेबल था। और वॉइसरॉय को वॉइसरॉय ने एक सेक्रेटरी रखा अपने अंडर में और सेक्रेटरी के पास 15 लोगों की टीम थी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियंस होते थे उन लोगों को भी रखा गया गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ये थे। और आज हमने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 और 61, सॉरी 61 और 92 भी डिस्कस किया। 61 में हमने डिस्कस किया कि भाई सॉरी
इसमें हमने डिस्कस किया कि भाई लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमने इंडियंस को भी लिया, राजा बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को इंक्लूड किया गया, और भी हमने चीजें करी कि भाई सबको इंटरनल ऑटोनॉमी देते गए, और सबकी प्रेसिडेंसीज भी बनती गई, सॉरी प्रोविंसेस बने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बने। तो ये था अभी आज का डिस्कशन। अगले डिस्कशन में हम करेंगे 1909 का जो मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स है उसको डिस्कस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।